नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी राज्यसभा की रिक्त हुई सीट्स में आपके हिस्से में 3 सीट्स आई, जिसमें एक प्रमुख संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने की केजरीवाल ने तैयारी की और उनका जेल से नॉमिनेशन कराया। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टर ईमानदार कहलाता है और जो पहले ये भाषा बोलते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया उसे पद छोड़ देना चाहिए, जांच तो बाद में होगी। आज की डेट में संजय सिंह जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। अगली डेट अभी उनकी 29 जनवरी लगी है, लेकिन इसके बाद भी संजय सिंह को उन्होंने अपना कैंडिडेट फिर से राज्यसभा भेजने के लिए चुन लिया है। आइए जानते हैं सक्सेना साहब से इसके पीछे केजरीवाल की क्या चाल है। सक्सेना साहब, आपको लगता है राज्यसभा में केजरीवाल ने संजय सिंह का नाम रिपीट किया जी, तो क्या वो उनसे डरते हैं या उनके राजदार हैं इसलिए उनको रिपीट किया गया, या वास्तव में संजय सिंह को इतना पसंद करते हैं? नहीं, संजय सिंह की राजनीतिक तौर पे तो आप पार्टी के लिए काफी उपयोगिता रही है जी। एक चेहरा रहे हैं संजय सिंह। नहीं, काफी मतलब उल जलूल भाषण देने अब में, जो उल जलूल तो राजनीति में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें संजय सिंह का मौजूदगी रही है, इसमें दो राय नहीं। मुझे याद है कि उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया था कि ईडी मुझे आए, मेरे को ले, और वो खुद ही जब ले तो ये है। और दूसरा ये आप पार्टी यूपी में विस्तार चाहती है और वो संजय सिंह यूपी से आते हैं। अच्छा, और एक ये फैक्टर हो सकता है। जहां तक राजदारी की बात है उसमें आपकी शंका जायज़ हो सकती है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल जो पॉलिसी हैं संजय सिंह की सहभागिता में बनी। यानी कि शराब घोटाले में भी अगर शराब घोटाला हुआ है, यदि अगर शराब घोटाला हुआ है और ईडी के आरोपों में जरा भी जान है तो निश्चित रूप से संजय सिंह इसमें जिम्मेदार है। आप ईडी के आरोपों की जब चर्चा कर रहे हैं जी, तो पिछले कई महीनों से कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है, तो क्या आपको इनको आधार पुख्ता सबूत क्या इस बात का गवाह नहीं है कि कोर्ट उनको जो है जमानत नहीं दे रहा है? तो इसके पीछे अभी तक जो कार्रवाई नजर आती है उसमें संजय सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं जी, बुरी तरह से जी। तो अब ऐसी स्थिति में ये जानते हुए भी राज्यसभा की कैंडिडेचर देना मुझे केजरीवाल की दूर की सोच नजर आती है। निश्चित रूप से केजरीवाल दूरगामी परिणामों को सोच के कर रहे हैं और संजय सिंह को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं। संजय सिंह के माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं जो उनके संग लॉयल रहे हैं कि हम आपके कष्ट में भी आपके साथ हैं। नहीं सक्सेना साहब, मैं जो इस पे विचार कर रहा हूँ जी, केजरीवाल जो है एक चालाक राजनीतिज्ञ है और कभी भी उसने अपने आसपास के लोगों को पनपने नहीं दिया। यदि अगर आप देखें तो संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जब अपना सम्मान का टाइम आया है तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने संजय सिंह को अंदर जाने में बल्कि उकसाया था जी। तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल संजय सिंह के काफ़ी भले मानस हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सदायाशता के तरह उसका काम कर दिया जी। मुझे लगता है कि केजरीवाल की दूरगामी धूर्तता काम कर रही है इसके पीछे। उन्हें ये मालूम है कि आने वाले समय पे संजय सिंह कन्विक्ट हो सकते हैं शराब घोटाले में, तो आने वाले 1-2 साल के बाद वो केजरीवाल अपने किसी अन्य साथी को एकोमोडेट कर सकते हैं राज्यसभा में। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में वो संजय सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनके राजदार हैं। तो ये उनकी मजबूरी थी, ना कि संजय सिंह के साथ प्रेम, और उन्होंने इसलिए राज्यसभा उनको भेजा है कि राज्यसभा में जो संजय सिंह है बहुत समय तक मेंबर नहीं रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके पीछे केजरीवाल की धूर्तता है, ना कि संजय सिंह को रिवार्ड देना है उनका उसके पीछे। और साथ साथ उन्होंने स्वाति मालीवाल को भी भेजा है, एक सदस्य को रिपीट नहीं किया है। तो स्वाति मालीवाल को भेजने के पीछे भी उनके पीछे एक उनका उद्देश्य है कि वो आतिशरी को बैलेंस करना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है और आतिशरी को इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि वो हम एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करते हैं। जैसे उन्होंने एक पैरेलल व्यक्तित्व खड़ा कर दिया है राजनीति में स्वाति मालीवाल के रूप में आतिशरी के लिए, क्योंकि आतिशरी आने वाले समय में केजरीवाल के लिए सिरदर्द हो सकती हैं। तो सक्सेना साहब, ये राजनीतिक चालें होती हैं जिसमें मैंने
आपको बताया कि केजरीवाल की सोच उसके पीछे ये हो सकती है कि संजय सिंह की सीट फिर से वेकेंट हो सकती है, तो एक नया व्यक्ति, और संजय सिंह को उस समय कहा जा सकता है कि एज पर लॉ अब आप मेंबर नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने संजय सिंह के साथ चाल खेली। जी, मैं आपका सोच और विश्लेषण अपनी जगह महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से हो सकता है ये सही भी हो, है? क्योंकि घटनाक्रम घटेंगे 6 साल का टेन्योर है। घटनाक्रम घटेंगे। क्या आपको लगता है कि 6 साल में अगर 2 साल के बाद ही कहीं कोर्ट का मुकदमे का जजमेंट आ गया, या 3 साल बाद भी, एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेशन जी वो किसी अन्य व्यक्ति को मिल सकता है। ये उनकी सोच थी। तो एक आदमी एडिशन और राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा केजरीवाल ने कि एक तरफ तो संजय सिंह को ये मैसेज दिया कि आप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है और हमारे पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी, मैंने कहा जैसे कि उनके पीछे उनकी सौहार्दता नहीं है, गुड फेथ में नहीं किया गया है, सौहार्दता नहीं है और समर्पण नहीं है संजय सिंह के प्रति, मजबूरी है और संजय सिंह को फंसाने की बात है। और संजय सिंह आने वाले समय पे राज्यसभा के मेंबर बहुत दिनों तक नहीं चल पाएंगे। जहाँ तक आप आतिशी और इनकी मालीवाल की बात कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है जी। मालीवाल चुनाव जीतने वाली स्थिति की महिला नहीं है, मैं आपको बताऊं, पब्लिक कांटेक्ट उनका 0 है, वो इनडायरेक्ट ही इलेक्शन में पहुंच सकती थी। आतिशी एक जमीन से जुड़ी हैं और चुनाव लड़के ही जीती हैं विधानसभा में, लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं पावर को। हाँ, वो महिला चेहरा अपनी पार्टी का ये सवाल उठाया कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी, तो मैं, मेरे सवाल में एक दिमाग में एक सवाल और उमड़ रहा है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। सक्सेना साहब, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो विधायक हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं जी, वो चुने 5 साल के लिए जाते हैं जी, और वो विधायक राज्यसभा के मेंबर को 6 साल के लिए चुनते हैं। तो टेक्निकली बात मेरे ये गले नहीं उतरती कि एक ऐसा व्यक्ति जो जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है 5 साल के लिए जी, और वो व्यक्ति राज्यसभा के लिए एक व्यक्ति को चुनता है जिसका कार्यकाल 6 साल के लिए, तो क्या टेक्निकली आपको ये चीज समझ आती है? देखिए, मैं दो आपको, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ कुंजरू साहब ने इस पे आगरा से ही बिलोंग करते थे जी जी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जरा उसको आप एक्सप्लेन करिए। जो मेरे सामने क्वेश्चन उमड़ रहा है तो शायद समझता है उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उभरा था, तो क्या कहा था कुंजरू साहब? देखिए, उस समय जब ये 2 सदस्यीय सदन की 2 चरण की सदन की एक परिकल्पना की जा रही थी और बहस चल रही थी, हाँ, तो उस समय ये आया था कि उच्च सदन में कहीं पार्टी विप के आधार पर उल्टे सीधे लोग ना पहुंच जाएं जी, जिनको राजनीतिक और वो सामाजिक क्षेत्र का अनुभव हो, उस पर खूब बहस हुई थी। उसमें HR कुंजरू का स्टैंड था कि आप रोक तो नहीं सकते पर एक क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, वो है कि ये कोई ना कोई पहले एक डायरेक्ट इलेक्शन जीता हो, उसे पार्टी नॉमिनेट करें। देखिए, फिर ये प्रश्न इसलिए गौड़ हो गया क्योंकि बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता बोले हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे ये, पर इसलिए जुड़ नहीं पाए। मैं समझता हूँ उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। यदि ऐसा होता, दोस्तों देखिए, अगर आप राज्यसभा की प्रक्रिया देखें तो ऐसे व्यक्ति इलेक्टेड कहे जाते हैं एज पर द सिस्टम ऑफ राज्यसभा, जिस आदमी ने कभी भी लोकतंत्र के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधित्व किया ही नहीं होता है, वो पार्टी विशेष को एकोमोडेट करके राज्यसभा में पहुंच जाते हैं और उनका ना तो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म होता है और ना ही समझ होती है। ऐसी स्थिति में मैं जनता के सामने भी 2 प्रश्न सामने रख रहा हूं जो मेरे लिए, मुझे आपत्ति मेरे दिमाग में बनी रहती है राज्यसभा की प्रक्रिया के लिए। मैं जनता के सामने भी ये 2 प्रश्न रखना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई राजनीतिक रूप से रिप्रेजेंटेशन ना किया हो पब्लिक का, वो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसे कर लेगा? दूसरा कि राज्यसभा में कुछ व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं, वो एक लोगों को सुशोभित करने का पोर्शन है कि 10% या 5% जितनी भी सीट्स है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो लोग भी नगण्य उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यदि आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर आज तक राज्यसभा में कभी कोई भाषण या किसी क्वेश्चन आवर में ही नहीं आए जी। ऐसे कई उदाहरण हैं कि ऐसे सामाजिक और स्पोर्ट्स के व्यक्ति या कल्चर के व्यक्ति या साइंस के व्यक्ति नॉमिनेट किए गए।
जिन्होंने सक्सेना साहब कभी राज्यसभा की कार्रवाई में भाग भी नहीं लिया। मैं केवल छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्षेत्र विशेष के लोग नॉमिनेट किए जाते हैं वो इसलिए नहीं किए जाते हैं, ये पद्मश्री नहीं है जी, ये पद्म विभूषण नहीं है, ये क्षेत्र विशेष के लोग को रिप्रेजेंटेशन है। अब ये लोग उपयोग नहीं करते हैं तो इसका तो कोई तरीका नहीं है। एक और सवाल मैं जनता के सामने आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं कि आप कहते हैं राज्यसभा के इलेक्शन ड्यू हैं जी, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन भी नहीं होता है, इनडायरेक्टली नॉमिनेशन बाय ए रूलिंग पार्टी होता है, यानी कि जिसके विधानसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं वो अपने हिसाब से सदस्य भेज देती है जी। अगर ये होता कि उन्हीं विधायकों में से कोई एक व्यक्ति चुना जाता राज्यसभा के लिए तो उससे विधानसभा की एक सीट खाली होती जी हाँ, तो एक नया रिप्रेजेंटेशन आता पब्लिक की तरफ से उपचुनाव में। लेकिन विधायकों को जरूरी नहीं है और विधायकों में से कोई व्यक्ति नहीं जाता है, एक पार्टी जो है वेब जारी करती है कि एक पर्टिकुलर आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनाया और विधानसभा के उनके सदस्य उसको चुनाव कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है राज्यसभा में, मुझे नजर नहीं आता है कि राज्यसभा में वास्तविक रूप से कहीं जनता का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये दो प्रश्न आपके सामने हैं कि क्या राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको जनता ने 5 वर्ष के लिए चुना और वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो तो राजनीतिक रसूख भी नहीं रखता है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी नहीं रखता है, साथ साथ जनता का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकता है और वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये आपत्तिजनक स्थिति है राज्यसभा की प्रक्रिया की। जल्दी ही हम इस पर कानूनी प्रक्रिया में पिटीशन फाइल करेंगे राज्यसभा पिटीशन कमेटी में। आइए चलते हैं इस पर और गहन अध्ययन करके आगे इस पर हम सरकार को लिखेंगे कि ये राज्यसभा की जो वस्तु स्थिति है वो संवैधानिक तरीके से कैसे वैलिड है जब एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है वो राज्यसभा के मेंबर को 6 साल के लिए चुन लेता है। धन्यवाद।